अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एमरजेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी उसको मुकम्मल करेंगे। एक पार्ट कल किया और दूसरा पार्ट आज इसको मुकम्मल करेंगे। तो आज नेक्स्ट जो है रुडोल्फ विर्कोव 1855, ये जर्मन फिजिशियन था। इसने एक मफरूज़ा पेश किया कि जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं। इसने उसको अपने ओन वर्ड्स में इस तरह से डिस्क्राइब किया, ओमनस सेलुला सेलुलर। तो इसने हाइपोथेसाइज किया कि जो लिविंग सेल्स ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी इसका मतलब ओमनस सेलुला इज सेलुला, all cells arise from pre-existing cells, जो सेल पहले से मौजूद होते हैं। जैसे आप स्टडी करते हैं कि जाइगोट बनता है। अब जाइगोट ये सिंगल सेल होगा और इससे आगे फिर इसकी तकसीम होती है, इस तरह से सेल डेवलप होते हैं और इस तरह से जो सेल्स इंक्रीज करते जाएंगे। पहले से जो सेल मौजूद होता है उसकी तकसीम से आगे नए सेल डेवलप होते हैं। तो ये रुडोल्फ विर्कोव ने 1855 में ये हाइपोथेसिस पेश की। अब ये जो आइडिया था रुडोल्फ विर्कोव का, इट वाज अगेंस्ट एबायोजेनेसिस। इसके खिलाफ था। अब एबायोजेनेसिस इससे मुराद क्या है कि लिविंग थिंग्स arise spontaneously from non-living things, कि जो जानदार होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। उसको कहते हैं एबायोजेनेसिस। और इसके ऑपोजिट जो आइडिया था वो था बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस, तो बायो का मतलब लिविंग होता है और जेनेसिस डेवलपमेंट के लिहाज से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो जानदार हैं वो जानदार से वजूद में आते हैं। तो उस वक़्त रुडोल्फ विर्कोव
का जो आप कह लें पीरियड था, उस वक्त ये 2 आइडियाज प्रिवेल करते थे, एक ए बायोजेनेसिस और एक बायोजेनेसिस। साइंटिस्ट उनके ग्रुप बने हुए थे, कुछ साइंटिस्ट ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे और कुछ जो हैं वो ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे। तो इसने ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया क्योंकि इसका जो आइडिया है वो ए बायोजेनेसिस के खिलाफ था। अब उसके बाद अगला जो साइंटिस्ट, उसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर लुईस पास्चर लुईस पास्चर 1862। तो लुईस पास्चर ने रुडोल्फ विर्को के हक में एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रेजेंट किया और लुईस पास्चर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया rise from previously existing बैक्टीरिया। इसने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया की तकसीम से वजूद में आते हैं। इस तरह से लुईस पास्चर ने रुडोल्फ विर्को को सपोर्ट किया कि उसने जो कुछ कहा है उसने ठीक कहा है। उसके बाद एक और बायोलॉजिस्ट अगस्त वाइसमैन 1880। तो अगस्त वाइसमैन 1880 said all presently living things have common origin। कि जितने भी मौजूदा जानदार चीज़ें हैं उनका ओरिजिन सेम है, यानी उनका बायोजात सेम है, उनका ओरिजिन सेम है। और यानी ऑल प्रेजेंटली लिविंग थिंग्स हैव कॉमन ओरिजिन, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं तो वो स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल। फिर उनका स्ट्रक्चर और उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। He found that all the cells have common metabolic activities
chemical composition, and structure, कि वो कीमियाई बनावट के लिहाज से और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से उनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इसलिए जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इनका ओरिजिन सेम है। और इनके व्यूज़ को सामने रखते हुए एक वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको वर्कआउट किया गया। वर्किंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स have are composed of cells और इनकी capable of reproducing themselves and have chemical organization, तो इस तरह से लिविंग थिंग्स की एक वर्किंग डेफिनेशन उसको डेवलप किया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो सेल्स के बने हुए होते हैं और उनमें जो एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने आप को या तकसीम करके नए सेल्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी लिविंग थिंग्स की वर्किंग डेफिनेशन। तो अगस्त वाइजमैन उसने कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं, all cells are basically similar, कि वो एक जैसे होते हैं, लेकिन they also differ from each other. लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस भी होते हैं। जैसे आपने प्लांट सेल को स्टडी किया होगा, एनिमल सेल को स्टडी किया होगा कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें तो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। ये डिफरेंस है, तो ये डिफर भी करते हैं और इनमें रिजेम्बलेंसेस भी मौजूद हैं। और इनके मतलब कहा जाता है कि जो सेल्स होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल, तो वर्सटाइल का मतलब ये होता है कि ये चेंजेबल होते हैं। वर्सटाइल चेंजेबल कहा जाता है, चेंजेबल, जो चेंज हो सकते हो उसको वर्सटाइल कहा जाता है। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर and also basic unit of function। कि सेल जो होते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक यूनिट होते हैं जानदार के अंदर। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो एक यूनिफाइंग कंसेप्ट है। यूनिफाइंग कंसेप्ट, इसका मतलब ये है कि जो सेल थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम जो हैं सेल के बने हुए हैं। तो इस बात पर तमाम साइंटिस्ट, तमाम बायोलॉजिस्ट उनका इत्फाक है कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल की बनी हुई हैं। इसलिए इसको यूनिफाइंग कंसेप्ट का नाम दिया जाता है। अब ये था एमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी जानदार हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, और प्रपोज की थी शबान और श्रीडर ने, और उसके जो मेन फीचर्स हैं वो भी मैंने कल आपको बताए थे। अब आगे जो हम स्टडी करेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ आई, कि आई की रेजोल्यूशन कितनी है। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये शॉर्टेस्ट इंटरवल होता है, छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है जो कि जो आप कह लें कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उनकी मदद से उसको मेजर कर सकते हैं, उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। यानी शॉर्टेस्ट इंटरवल मेजरेबल बाय साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेजोल्यूशन shortest interval measurable by scientific instrument उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो आई की जो रेजोल्यूशन है वो है 1 mm। इस से मुराद ये होते हैं कि अगर दो चीज़ें हैं और इनका दरमियानी फासला 1 mm हो तो आइज उनको डिस्टिंग्विश करेंगी एज 2 पॉइंट, कि 2 पॉइंट का हमें पता चलेगा कि 2 पॉइंट हैं। अगर इससे कम हो जाता है डिस्टेंस तो फिर हम इनको पॉइंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, तो फिर एक पॉइंट हमें नज़र आएगा। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ आई। तो जबकि
स्कूल में आपने देखी होगी, आगे कॉलेज में उसको आप इस्तेमाल करेंगे। उसको कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप या उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है या उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी जो रेजोल्यूशन है ये होगी 2 माइक्रोमीटर। 2 माइक्रोमीटर यानी इस तरह से 2 पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस अगर 2 माइक्रोमीटर है तो फिर लाइट माइक्रोस्कोप उनको 2 पॉइंट्स के तौर पर डिस्टिंग्विश करेगी। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है ये आई की रेजोल्यूशन से तकरीबन 500 गुना ज़्यादा होती है, 500। तो 500x ज़्यादा होगी, 500x, 500x ऑफ नेकेड आई, नेकेड आई यानी उससे जो 500x ज़्यादा होगी, 500 गुना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अब जो रेजोल्यूशन है कैन बी इंक्रीज बाय द यूज़ ऑफ लेंस, तो लेंस का इस्तेमाल करके इस रेजोल्यूशन को इंक्रीज किया जा सकता है। अब जो माइक्रोस्कोप होती है तो उसको आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोस्कोप होगी इस तरह से माइक्रोस्कोप, तो ये उसका बेस होता है और ये जहाँ पर लेंस लगे हुए होते हैं, जहाँ भी लेंस होते हैं और जहाँ पर इसको स्टेज कहा जाता है, जहाँ पर किसी चीज़ को रखा जाता है। अब एक ये होता है, इसको जहाँ पर जो लेंस होगा इसको आकुलर लेंस कहा जाता है। आकुलर लेंस क्या कहा जाएगा? आकुलर लेंस, जिसको आई पीस कहा जाता है, आई पीस इसको कहा जाएगा। और ये जो इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशंस होती हैं कि मतलब आकुलर लेंस जो होते हैं ये सपोज करें 6s हो सकते हैं और 10x हो सकते हैं, 10x या फिर 12x हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस इनकी भी कई मैग्निफिकेशन पावर्स होती हैं कि मसलन वो 40x हो सकते हैं, 50x हो सकते हैं, 50x या 60x हो सकते हैं। अब आपने अगर ये कैलकुलेट करना हो कि एक माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, तो मैग्निफिकेशन पावर ये हम डिटरमिन करते हैं कि जिस लेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर हम इस जगह पर 6s को इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पर हो जाएगी वैल्यू ऑफ आकुलर, वैल्यू ऑफ आकुलर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर वैल्यू आकुलर की 6x है, 6x, और इधर से हमने ये लेंस इस्तेमाल किया है तो ये हो जाएगी 40x और ये टोटल जो है 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6x, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा 240x, तो ये उसकी मैग्निफिकेशन होगी। तो अगर हम 50x इस्तेमाल करते हैं या 10 इस्तेमाल करते हैं तो मैग्निफिकेशन मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें देखा जाता है कि माइक्रोस्कोप कि हम मजमूई तौर पर अगर हम मैग्निफिकेशन पावर देखना चाहते हैं कि इसकी टोटल मैग्निफिकेशन पावर क्या है, तो उसमें देखेंगे कि जो बड़ा लेंस है आकुलर वो
ऑब्जेक्टिव जो सबसे बड़ा है, जिसकी पावर ज़्यादा है, उसको लेते हैं। मसलन जहाँ से हम 12x को ले लेंगे और इधर से 60x को ले लेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से उस माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर है वो तकरीबन 720x होगी। तो मैग्नीफिकेशन पावर से मुराद ये होते हैं कि माइक्रोस्कोप उसको बढ़ाकर पेश करती है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉन बीम एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होगी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो उसके तौर पर ये इस्तेमाल होगी। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है ये होती है 2 to 4 एंगस्ट्रम, 2 to 4 एंगस्ट्रम होती है, 2 to 4 एंगस्ट्रम इसकी पावर होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो पावर है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर से 500 गुना ज़्यादा होती है, 500 गुना ज़्यादा होगी। यानी इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500x ज़्यादा होगी। यानी आई से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 500x ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500x ज़्यादा है। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर आई से कितना ज़्यादा होगी, तो वो हो जाएगी 2,50,000, क्योंकि 500x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगी 2,50,000 x। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आई की रेजोल्यूशन है उससे 2,50,000 ज़्यादा होगी। तो ये तो था आज का लेक्चर। तो कल इंशाल्लाह आगे हम स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।